बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मैं अपना उद्बोधन शुरू करने से पहले एक बात जो हादसा हाल ही में हुआ है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि जो ये अमानवीय घटना कुछ देश के खिलाफ जो काम कर रही ताकतों ने करने का काम किया है, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई संगठन होगा जो इसकी निंदा नहीं करेगा, और जितनी इसकी ज्यादा से ज्यादा निंदा की जाए वो कम है। वह लोगों को मैं बस इतना कहना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कैसा जवाब दिया जाए सरकार भली भांति जानती है, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की क्षमता पर और उनकी सोच पर, अपने देश की जो सुरक्षा सर्विसेज है उनके ऊपर, कि वो उनका मुंहतोड़ जवाब देगी। सिर्फ यही नहीं, जब मोदी जी ने कहा था कि ना आंख झुका के बात करेंगे ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे, समय आ गया है आंख में आंख डाल के बात करने का। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारत सरकार आंख में आंख डाल के बात करेगी और जो इस बर्बरता के पीछे हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। मुझे ये सिर्फ उम्मीद नहीं, पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारी सरकार ये करेगी। लेकिन आज हमें पानीपत की धरती पे, पावन धरती पे आज ये सभा का मुझे आने का सौभाग्य मिला है सभा के अंदर। और पानीपत की धरती, पानीपत की लड़ाई से ज्यादा पानीपत की जो विशेषता है उसके लिए मशहूर है। और पानीपत की विशेषता है, पूरे हरियाणा की विशेषता है, महाभारत की विशेषता है, रामायण की विशेषता है कि हर युग के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अच्छाई है बुराई है, और जिस तरह की बुराई हमें देखने को मिल रही है उसके ऊपर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य हैं, हम उनके वंशज हैं, तो वंशज होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो भगवान परशुराम जी का जीवन है, जो उनके जीवन का सार है, जो उनकी जीवन की शिक्षा है, हम उसका अनुसरण करें। अनुसरण करने के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार करें, उसकी पैरोकारी करें। भगवान परशुराम जी किसी एक समाज या एक बिरादरी के भगवान नहीं है, वे 36 बिरादरी के भगवान हैं। भगवान किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। पर हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पुरोधा हैं, हम उनके वंशज हैं, कि हम अगली पीढ़ी तक उनकी शिक्षा को पहुंचाने का काम करें, हम उनके जीवन के सार को बढ़ाने का काम करें। हम दुनिया का सबसे युवा देश है, आज भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा युवा है। आज हमें जरूरत है कि हम उनकी शिक्षा को अपनी युवा पीढ़ी के अंदर सम्मिलित करें, उनकी सोच के अंदर सम्मिलित करें। और ये जो आने वाली 27 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के लिए मनाया जा रहा है, उनके उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, उसका भी यही औचित्य है कि भगवान परशुराम जी को जो हम जिस तरीके से हमें याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए उनके जीवन को। और शायद इसीलिए भगवान परशुराम जी ऐसे भगवान हैं जिनका वर्णन हर युग में मिलता है। क्यों मिलता है हर युग में? क्योंकि हर युग में ये लड़ाई है, ये बुराई के ऊपर अच्छाई की लड़ाई हर युग में है, और भगवान परशुराम जी उसके प्रतीक हैं। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम मेरा नहीं है, ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये कार्यक्रम भगवान परशुराम जी का है, पूरे समाज का है। मैं इस कार्यक्रम का संयोजक नहीं हूं, यहां बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस कार्यक्रम का संयोजक है। जब हम मन में ये ठान लेंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें अपने लक्ष्य पे पहुंचने से रोक सके। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पहले भी अपने उद्बोधन में बात कही, मैंने परिवार की बात कही कि मैं परिवार में हूं, और मैं दोबारा पुनः ये बात कहना चाहता हूं, मैं आपके बीच में ना तो सांसद की हैसियत से आया हूं और ना ही किसी नेता की हैसियत से आया हूं। मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं, आपका हूं, आप में से ही हूं, और उसी नाते से आपके बीच में आया हूं, और ये कार्यक्रम भी आपका है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में हमें हक है अपनी बात रखने का,
लेकिन हम अपनी बात कितनी सशक्त सक्षम तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, फर्क उस बात का पड़ रहा है। हम भाई ने, सतीश भाई ने, उससे पहले कुछ वक्ताओं ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम होगा। क्या ब्राह्मण समाज सरकारी कार्यक्रम होगा तभी एकजुट होगा? क्या ये संज्ञा चाहिए हमारे को? ये फैसला आपको करना है। ये कार्यक्रम आपका है, समाज का है, और ये कार्यक्रम मैं 2 बार कर चुका हूं, और दोनों बार आपकी जो आपका करनाल पार्लियामेंट्री लोकसभा है उसी के अंदर किया है। दोनों बार आपके सहयोग के साथ किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार जब ये कार्यक्रम किया तो समाज से रायशुमारी करके 13 डिमांडें जो इंगित की गई थी वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का काम किया। और मुझे खुशी है कहने में कि उन 13 में से 11 डिमांड मुख्यमंत्री जी ने वहीं स्टेज से मानी और उनको कार्यान्वित भी करेगा। पिछले साल जब मैं इस कार्यक्रम के लिए न्योता देने के लिए अलग जिलों में जा रहा था तो मेरे पास अलग अलग जगहों से ये बात आई कि भाई साहब ये 400 बच्चे हैं, ईपीपीजी की चिट्ठियां मिली हुई हैं, 8 अलग विभागों में हैं, लेकिन तकनीकी और लीगल त्रुटियों की वजह से इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही और ये सारे केसेस कोर्ट में लंबित है। आप लोगों की मेहनत से और भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से प्रयास करके सरकार द्वारा उन 450 बच्चों को चिट्ठियां अलग अलग विभागों में दिलवाने का काम किया उस कार्यक्रम से पहले। तो ये कार्यक्रम आपका है और इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। बस इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई अभी भी चल रही है और आप सब अच्छाई के पक्ष में, भगवान परशुराम जी के पक्ष में। तो इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई के अंदर आपको भगवान परशुराम जी का, ब्राह्मण समाज का, हर एक व्यक्ति को अपना साथ देना है, क्योंकि ये आपका अपना कार्यक्रम है। और मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूंगा कि गिला शिकवा नहीं है, अपनों से गिला शिकवा नहीं होता। जहां प्यार होता है वहीं दुख भी होता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें व्यवस्थित होकर अपनी सोच को परिवर्तित करने की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब बहरावर की जमीन का मुद्दा आया तो जयपाल शर्मा जी जो प्रिंसिपल हैं गॉड कॉलेज के, वो विषय लेकर मेरे पास और बाबूजी के पास आए। उन्होंने कहा बाबूजी ये दिक्कत हो गई है, ये मसला हो गया है, अब सरकार ने ये रद्द कर दी है लीज, अब इसमें करिए। तो बाबूजी ने कहा कि मैंने आपको 2 बार 21-21 लाख रुपए दिए थे, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, उस पैसे को लीज के पैसे देने। तो अब जो भी विषय था वो खर्च हो गया। तो बाबूजी ने कहा हम मदद तो करेंगे। और भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जब कार्यक्रम था 12 दिसंबर को 2022 में, वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस जमीन का हल निकाला था और आगे 33+33 साल के लिए वो जमीन वापस देने का काम किया। पर जब सरकार भी जमीन देती है तो उसका कोई मानक तो होता है, कोई मापदंड तो होता है। तो अब ये बात आई कि जब 66 साल के लिए जमीन मिल रही है, 2 लाख रुपए प्रति माह साल जब उसकी लीज मनी देना पड़ेगा तो उसके इंटरेस्ट को 10 साल बढ़ाते हुए कितना पैसा बनेगा? तो लगभग 2 करोड़ रुपए का अमाउंट बन रहा था। तो जब ये समस्या सामने आई और संगठन के पास पैसे नहीं, तो बाबूजी ने एक रास्ता सुझाया। और मैं व्यवस्थित होने की बात क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए उदाहरण पेश कर रहा हूं आपके सामने। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको पैसे देंगे आप फिर कहीं खर्च कर देंगे और फिर ये परिस्थिति उत्पन्न होगी जो पहले हुई। तो इसलिए अब ऐसी व्यवस्था बनाओ ताकि ऐसी परिस्थिति आने वाले समय में कभी उत्पन्न ना हो। और उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए दिए संस्थान को और कहा कि इसकी एफडी कराओ, ताकि इसकी एफडी में से जो इंटरेस्ट के पैसे आएंगे उससे लगातार उसका लीज मनी अगले 66 साल तक जा सके और कोई कभी कैंसिल ना हो, किसी की गलती की वजह से समाज की जमीन कैंसिल ना हो। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि हमें व्यवस्थित होने की जरूरत है। मेरा भी एक सुझाव है, अगर प्रधान जी आपके बीच में आया हूं, प्रस्ताव तो विस्तारित तौर पर मैं रखूंगा 27 के कार्यक्रम में, लेकिन अगर आप लोगों की अनुमति है तो मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं। देखिए, ब्राह्मण समाज हमेशा हर प्रकार के ज्ञान के लिए जाना जाता था, चाहे वो बौद्धिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो या विज्ञान। और भारत को जब हम सोने की चिड़िया कहते थे तो इसलिए नहीं कहते थे कि हमारे पास इतना सोना था,
इसलिए कहते थे कि सोने से भी ज्यादा कीमती जो ज्ञान की धारा थी वो भारत से निकलती थी, इसलिए भारत को संज्ञा दी जाती थी। और कहीं ना कहीं हम भी अपने उद्देश्य से और लक्ष्य से भटके। तो मेरा एक प्रस्ताव है कि जितनी हमारी धर्मशालाएं हैं जो समाज के हित के लिए बनी हैं, समाज के अंदर जो वंचित हैं उनके अधिकारों के लिए बनी हैं, जो गरीब हैं उनके लिए बनी हैं, उसका एक और प्रयोग किया जाए। हमारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, मैं चाहता हूं कि जितनी भी धर्मशालाएं हैं, चाहे एक जिले की हो या हर किसी गांव में हो, कस्बे में हो, मैं उन सब को एक तकनीकी माध्यम से जोड़ना चाहता हूं और प्रस्ताव ये कर रहा हूं कि हम अपने यहां पर हर धर्मशाला के अंदर एक कमरा देने का काम करें। तो मैं अपनी लागत से निजी तौर पर वहां पर, सरकारी या एमपी लैड फंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वहां पर एक बच्चों के लिए और खासकर गरीब और वंचित जो बच्चे हैं उनके लिए एक कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहता हूं, ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े और वो अपने आईएएस, आईपीएस, एचसीएस कोई भी एग्जाम की तैयारी वहीं से कर सके। और जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, उन सब ने मुझे कहा है कि वो इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे और शिरकत करके वो इस कार्यक्रम में उन बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, ताकि समाज के अंदर अलग अलग धर्मशालाओं से सिर्फ धर्म नहीं पर ज्ञान का भी केंद्र बने। और इस केंद्र से अगर हम हर साल 2-4 बच्चे निकाल पाएंगे अपने इलाके से, अपने गांव से, अपने जिले से, अपने कस्बे से, तो मुझे लगेगा समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान हो पाएगा। तो समाज के भले के लिए काम करें। तो सिर्फ हमें कार्यक्रम नहीं करना, हमें एक व्यवस्थित सोच के साथ, एक रोड मैप के साथ, एक प्लान के साथ आगे बढ़ना है, समाज को बढ़ाना है, युवा पीढ़ी के लिए अवसर तैयार करने हैं। हम जो सरकार से मांगना है मांगेंगे, पर हम खुद भी तो व्यवस्थित संगठित होकर कर सकते हैं। बाबूजी ने एक और चीज बोली, गौर संस्थान की बात है इलेक्शन होने की, और जमीन ले ली, अब करना क्या है। तो उसके हेतु भी उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर हम 1 लाख मेंबर बना सके गौर संस्थान के और हम 5-5 हजार रुपए भी दे सके, जो कि बहुत बड़ी राशि नहीं है, जो हम दान पुण्य के नाम पर दे सकते हैं, 5,000 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो हमारे पास 1 लाख राशि बनती है, तो 50 करोड़ रुपए संस्थान के अंदर इकट्ठे होते हैं। हम क्यों सिर्फ सरकार की तरफ देखते रहें, जो हमें सरकार से चाहिए वो लेंगे और मिलेगा, पर हमने अपने आप को भी संगठित करके आगे बढ़ना है और इसका बीड़ा आप सबको उठाना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में 27 तारीख को आप वहां पहुंचिए, बाकी मैं देखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।